दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस पार्ट 10 की। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन शामिल किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज जो टॉपिक चल रहा है वो मानव रोग से संबंधित है। ठीक है, मानव रोग से संबंधित करीब आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे, जो कि आज ये पहला पार्ट है मानव रोग से संबंधित। तो 30 क्वेश्चन का आपके 3 पार्ट मिलेंगे, यानी कि 90 से 100 क्वेश्चन आपके मानव रोग से संबंधित रहेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप अंत तक देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी है। पुंछयुक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु। दोस्तों, जीवाणु भोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है? वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कीट के काटने से होता है। स्कर्वी रोग, डेंगू, निमोनिया या फिर दमा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। ठीक है, डेंगू जो है डेंगू की मच्छर काटने से होता है। वो कौन सा मच्छर होता है? आप सभी को पता है, वो होता है एडीज एजिप्ट या फिर क्यूलेक्स फैटिगेंस या फिर एडीज एल्बोपिक्स। ठीक है, एडीज इजिप्ट नामक एक मादा मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू फैलता है। तो डेंगू एक बुखार होता है। डेंगू बुखार में या फीवर में क्या हो जाता है? जो हड्डियां होती हैं वो दर्द होती हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो शरीर के तरह तरह के जॉइंट्स हैं, जैसे कि घुटना हो गया, फिर यह कलाई हो गई, ठीक है, ये क्या होते हैं? बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और फिर तेज़ फीवर आने लगता है। तो यह एक प्रकार क्या है? यह एक प्रकार की वायरस के संक्रमण से होता है। ठीक है, किसके? वायरस के संक्रमण से फैलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, डेंगू। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ही लोग गेस कीजिए इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में ये बताया था। ठीक है, अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, या शर्करा की, या जल की? आप ही लोग गेस कीजिए इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? तेजी से घटने लगती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? वायु, जल, घरेलू मक्खी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पीला बुखार है, पीत ज्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीत ज्वर या पीला बुखार, जो पीला बुखार होता है वह एक विषाणु के द्वारा फैलता है। जैसे एडीज होता है, ठीक है, एडीज मच्छर होते हैं ना, एडीज मच्छर के काटने से ही पीत ज्वर होता है या येलो फीवर होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होगा? यहाँ पे ठीक है, संचारित नहीं होता है, संचालित नहीं होता है। पीत ज्वर, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही ऑप्शन हो जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस। देखिए, एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है, जिसे हम टाइगर मच्छर कहते हैं। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? उसका नाम है एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक है, एडीज एल्बोपिक्टस, इसी को हम कहते हैं टाइगर मच्छर। पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर, डेंगू ज्वर, चिकुनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। तो जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है,
ठीक है, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है वो किसका वाहक होता है? तो वह होता है फ्लैवीविराइडी। ठीक है, क्या? फ्लैवी, ठीक है, फ्लैवी बिराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, ठीक है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर में पाया जाता है। और जो पीत ज्वर और डेंगू और चिकुनगुनिया है वह किससे होता है? वह होता है सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक वो विषाणु का वाहक होता है। ठीक, और अगला देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषाणु के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पानी से डरता हो, ठीक है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें रोगी क्या करता है? रोगी जो है पानी के जैसे सामान, जैसे कि नहाना हो या फिर पानी के पास जाना हो, तो उससे क्या होता है? उसे डर लगता है। जैसे नदी के पास गया, झील के पास गया, उसको तैरने से डर जो है लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। तो रेबीज का विषाणु जो केंद्रीय है वो रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विषाणु के द्वारा। अगला देखिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजाइटिस? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई मानवीय रोग विश्व की बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर एपिजूटिक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेंडेमिक। अभी हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्या है इस समय है? पैंडेमिक है ना। तो पैंडेमिक पर मतलब पूरे विश्व भर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पैंडेमिक कहते हैं। ताज़ा एग्जाम्पल क्या है? कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, अब बाकी जैसे कि इसका देखिए एपिडेमिक का, एपिडेमिक में क्या होता है? तो एपिडेमिक जैसे कि कोई संक्रामक है, जैसे जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित संख्या में, ठीक है, किसी निश्चित संख्या में निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है, तो ऐसी स्थिति में एपिडेमिक होता है। ठीक है, तो एपिडेमिक स्थिति का ही बृहद क्षेत्र का जो विस्तार होता है वो पैंडेमिक होता है। ठीक है, और एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक मतलब जैसे जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 10वां, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, मम्स, हर्पीज, रेबीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, छोटी माता कैंसर, तपेदिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मम्स, हर्पीज और रेबीज। तो ये तीनों जो है विषाणु जनित बीमारियां हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? एड्स, डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा? तो जो जीवाणु नहीं होता है जैसे वो एड्स है। एड्स क्या होता है? एड्स किससे फैलता है? वायरस की वजह से फैलता है। तो वायरस कौन सा है? रेट्रो। ठीक है, कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा वो जीवाणु से फैलते हैं। अगला देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन और जल से, थूक से या फिर कुत्ते के काटने से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूषित भोजन या जल से। ठीक है, तो देखिए पोलियो एक संक्रामक रोग है। क्या है? एक संक्रामक रोग है। तो जो पोलियो होता है वो होता है पोलियो मेलाइटिस विषाणु के, ठीक है, पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा पोलियो रोग होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें जैसे कोई व्यक्ति है अगर पोलियो से प्रभावित हो गया तो उसमें उसका तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। तो यह विषाणु क्या करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है और तत्पश्चात परिणाम क्या होता है?
जो मस्तिष्क पेशियां हैं वो कार्य करने का निर्देश जो देती थी, अब वो क्या करेगी, वो अक्षम हो जाएगा, सक्षम रहेगा नहीं, अब वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद कर जाएगा तो जो वो पक्षघात कर जाएगा, यानी कि वो काम नहीं करेगा, तो इसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, दूषित भोजन और जल से। तो दूषित और भोजन और जल से ही पोलियो जो है हमारे शरीर के अंदर आता है। अगला देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जोनास साल्क। ठीक है, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। कब की थी? 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इसमें, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्षय रोग, ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा। ठीक है, पोलियो आपको पता ही है, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो किस वायरस के द्वारा होता है? वो होता है पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा। ठीक है, पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। और रेबीज और खसरा भी एक विषाणु जन्य रोग है। ठीक है, तपेदिक, जिसे क्षय रोग अर्थात तपेदिक रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी होगा हमारा, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला देखिए, पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? आर्थोमिक्सो, राइनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस, पोलियो वायरस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, राइनो वायरस। ठीक है, जो राइनो वायरस है वो पैथोजन सामान्य जुकाम के कारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो जुकाम एक संक्रामक रोग है। तो यह कैसे फैलता है? जैसे कोई व्यक्ति छींकता है तो फिर वायु में उसके ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है, उसके माध्यम से लोगों को में संचारित हो जाता है। इसमें रोगी जो होता है, रोगी के सर दर्द होने लगता है, हल्का फीवर आ जाता है, नाक या आँख से पानी गिरने लगता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, जो विषाणु होता है वो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकता है, कवकों को भी कर सकता है और पादपों को भी संक्रमित कर सकता है। अगला देखिए, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है? डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु या फिर प्लेटी हेलमिंथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डीएनए वायरस। ठीक है, इस डीएनए वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी का कारक बनता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लीवर होता है, लीवर में सूजन व जलन पैदा होने लगती है। अगला देखिए, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है? ग्रंथि विषाणु का, कृमि विषाणु का, टी इवेन विषाणु का या फिर रेट्रो विषाणु का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी हो जाएगा, रेट्रो विषाणु का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसकी उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया के, जापानी एन्सेफेलाइटिस के, फील्ड पाँव के या फिर पोलियो को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा, जापानी एन्सेफेलाइटिस को। ठीक है, जैसे पालतू सुअर हो या जंगली चिड़िया हो या फिर जापानी एन्सेफेलाइटिस की विषाणु के वाहक होते हैं। ठीक है, तो ये जब कोई व्यक्ति इससे पीड़ित होता है तो वहाँ से दूर किया जाता है, या फिर कोई सुअर हो या फिर कोई जंगली चिड़िया हो इससे पीड़ित होता है तो वहाँ से क्या करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। तो यह विषाणु जो है मच्छर इनसे प्राप्त कर लेते हैं। तो मच्छर जब इनसे प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्यों जानवरों को संक्रमित करते हैं। तो या फिर किसी अन्य पालतू पशु में भी यह जापानी एन्सेफेलाइटिस को विषाणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी अन्य पालतू पशु में जापानी एन्सेफेलाइटिस विषाणु नहीं पाए जाते हैं, यह सिर्फ सुअरों में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, रानीखेत बीमारी संबंधित है? मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से, घोड़ों से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी जो होती है वो मुर्गी में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है जो ही बहुत ज़्यादा संक्रामक होती है, यानी कि इन्फेक्शन होती है, या एक वायरस जन्य यानी कि वायरल बीमारी है। ठीक है, और अगला देखिए, कोरोना है एक आतंकवादी संगठन, वायरस, काउपॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, वायरस। कोरोना एक वायरस है
जो अभी हाल ही में, यानी कि देखिए चीन से यह फैला हुआ पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो कोरोना का जो वायरस नाम है वो सार्स कोव 2 है, ठीक है, सार्स कोव 2। अगला देखिए, इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक नदी के नाम से। ठीक है, इस यानी कि इबोला वायरस की जो पहचान हुई थी वो 1976 में हुई थी। ठीक है, तो इबोला नदी अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है। तो यहाँ अफ्रीका में ही यह सबसे पहले रोग आया था, तो तो इसी के नाम पर इबोला पड़ा था। ठीक, अगला देखिए, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है एचआईवी संक्रमण की खास जांच के लिए, क्षय रोग को पहचानने के लिए, मधुमेह की पहचानने के लिए, कोरोना की जांच के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एचआईवी संक्रमण की खास जांच के लिए। ठीक है, तो यह जो टेस्ट होता है, जैसे कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं उनको बताता है कि यह व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है और पॉजिटिव है। अगला देखिए, निम्नलिखित में प्रोटोजोआ जनित रोग है, निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये तीनों निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, N5H1, NH5, HN5H5N1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, H5N1। ठीक है, बर्ड फ्लू को ही एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग ही है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू को आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा ही कहा जाता है। यह H5N1 वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो पक्षियों में, जैसे मुर्गे मुर्गियों या बतखों से प्रभावित होता है। तो यह वायरस यानी कि H5N15 वायरस जो है मनुष्य में दो तरीके से आ सकते हैं। मुर्गियों से डायरेक्ट मनुष्य में आ सकते हैं, जैसे, और उसके बाद जो दूसरा है, जैसे कोई व्यक्ति है और संक्रमित है, तो वह व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति है तो उसके जरिए भी दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी हड्डी है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है। तो देखिए, जो हमारा पहला कथन है, मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी हड्डी है, ये कथन सही है। दूसरा, हैजा रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये भी कथन सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये फंगस द्वारा होता है। ठीक है, जो एथलीट फुट होता है वो फंगस द्वारा होता है, इसलिए ये कथन गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखिए, भोजन विषाक्तता का कारण होता है इकोलाई, सैल्मोनेला, बैसिलाई, स्यूडीमोनास या फिर कैंडिडा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सैल्मोनेला बैसिलाई। ठीक है, अगला देखिए, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? टिटनेस, पोलियो, प्लेग, डिप्थीरिया, पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। ठीक है, डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस से बचाव हेतु वैक्सीन दिया जाता है। अगला देखिए, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों किसके लिए कारगर है? जीवाणु के लिए, कीट, विटामिन की कमी या फिर ग्रंथि की खराबी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया द्वारा जो भी बीमारियां होती हैं उनके लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, सिवाजोल, एस्प्रिन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा, सिवाजोल। ठीक है, जैसे जीवाणुओं द्वारा जो भी बीमारी होती है तो उनके उपचार के लिए सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? नामाइड। ठीक है, क्या होता है? नामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड, फिर सल्फामेराजाइन
और सल्फाडाइजिन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रांटोसिल सिवाजोल, ठीक है, प्रांटोजिल सिवाजोल सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। जो सिवाजोल है वो क्या है, सल्फोनामाइड दवाओं के एक प्रकार है। तो सर्वप्रथम जो सल्फा ड्रग्स है उसकी खोज, प्रांटोसिल की खोज 1932 में की गई थी।